हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग वाजीराम क्विक रिवीजन पार्ट 1 आया है, उसको थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। तो पहला जो वीडियो है वो हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है आयरन एक्सकवेशन फ्रॉम तमिलनाडु। यहाँ पे एक डिपॉजिट्स मिले थे तमिलनाडु के अंदर और उनकी कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया गया है कि कार्बन डेटिंग से पता चला है कि आयरन जो है वो इंडिया के अंदर 42 ईयर्स 4200 साल पहले भी इंडिया के अंदर आयरन का यूज होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइट का नाम क्या है जहाँ से ये हमको डिपॉजिट्स मिले हैं, एक्सकवेशन की गई है, उसका नाम है मैलादुम्परई साइट है। ये कृष्णागिरी के पास में पड़ती है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो आप कहाँ पे है ये मैलादुम्परई, ये तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ पे आयरन के एविडेंस मिले हैं 4200 साल पहले का, ठीक है, 4200 साल पहले, ठीक है। एंड इससे पहले हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आयरन का यूज़ नहीं किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आयरन का यूज़ नहीं करते थे वो लोग, कॉपर का यूज़ करते थे। एंड कॉपर का यूज़ करके वो क्या है दैट बनाते थे, अपने हथियार वगैरह हैं। एंड तो इससे जो इंस्ट्रूमेंट बनते थे वो क्या होते थे, ब्रिटल होते थे। कॉपर क्या होता है, ब्रिटल होता है, जिसके कारण वो जल्दी टूट जाते थे। जबकि आयरन आने के बाद में जो अच्छे औजार बनाए जाने लगे, इंस्ट्रूमेंट बनाए जाने लगे, जिसके कारण क्या है जो डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई वटाई जल्दी होने लगी, जिसके कारण क्या है हमको एग्रीकल्चर या फिर सेडेंट्री लाइफ का जो सेटल लाइफ थी वो बिगिनिंग हुई थी नियोलिथिक एज में। तो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे लेट नियोलिथिक के एविडेंस भी मिले हैं। दैन यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री के भी एविडेंस मिले हैं। तो जो माना जाता था कि रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, आयरन एज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आयरन हमको नहीं पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग आयरन यूज नहीं करते थे। एंड उसके बाद में ये हमने देख लिया एग्रीकल्चर टूल क्यों नहीं बनाते थे, क्योंकि ये ब्रिटल होता था ऊपर, तो दे वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग, ताकि इससे डिफॉरेस्टेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एंड इसके जो एविडेंस है वो बर्मी स्क्रिप्ट में मिले हैं 600 BCE। एंड ये जो संगम पीरियड है, संगम पीरियड कितना है, संगम का पीरियड है वो है 300 BC से लेके 300 AD तक का जो टाइम पीरियड है वो संगम एज माना गया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम है वो 3000 BC के करीब माना गया है। तो अभी जो नया एविडेंस मिला है साउथ के अंदर, तो वो कितने का हो जाएगा, वो 4500 BC का है। तो हम कह सकते हैं कि साउथ और नॉर्थ के बीच में जो गैप है वो इस एविडेंस से हमें ये पता चलेगा कि उनके बीच में कम गैप था, नॉर्थ और साउथ के बीच में थोड़ी कंटिन्यूटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके बीच में, ठीक है। इसमें और क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। बाकी आप लोग इस मैप से साइट देख लेना कौन कौन सी कहाँ पे क्या लोकेटेड है। द अनंगताल लेक, सेकंड टॉपिक इज अनंगताल लेक। ये कहाँ पे है, ये दिल्ली के अंदर है। एंड ये इसको रिनोवेट किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में थी। एंड इसको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, तोमर किंग अनंगपाल II। तो तोमर किंग अनंगपाल II ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था 1060 AD में। तो इस लेक को बनाया गया था दिल्ली के अंदर, ठीक है। एंड ये तोमर डायनेस्टी का किंग था अनंगपाल II, जो रूल करती थी दिल्ली पे 8 से 12वीं सेंचुरी के अंदर इसका रूल रहा है दिल्ली पे। एंड इसका जो हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है, यहाँ पे इन लोगों ने एक आयरन पिलर बनवाया था, जो कुतुल इस्लाम मॉस्क्यू है, मस्जिद है, वहाँ पे इन लोगों ने एक आयरन पिलर बनाया हुआ है। ये मॉस्क कहाँ पे है, ये है कुतुब मीनार के बाहर में है। वहाँ पे इन लोगों ने ये आयरन पिलर बनाया है, वहाँ से ये पता चलता है इसके बारे में हमें। एंड जो तोमर डायनेस्टी ने, इसने अनंगपाल II ने एक जो किला राय पिथौरा है दिल्ली के अंदर, उसका भी निर्माण करवाया था, जिसको हम लाल किला बोलते हैं, लाल कोट का किला बोलते हैं, लाल कोट का किला। एंड ये जो अनंगपाल II था, इसका ग्रैंडसन कौन था, पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। एंड पृथ्वीराज चौहान ने 2 बैटल लड़ी थी 1192 और 1191 के अंदर, 1191 और 1192 के अंदर। तो बैटल ऑफ तराइन हुई थी। बैटल ऑफ तराइन के अंदर पहली बैटल के अंदर पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था, दूसरी के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो इन लोगों ने क्या है यहाँ पे दिल्ली में दैट अनंगताल लेक भी बनवाई थी एंड सूर्य स्तंभ। तो इसको जो सूर्य स्तंभ बोला गया है, जो इसके पास में बना हुआ है जो आयरन पिलर है, उसको सूर्य स्तंभ बोला है इन लोगों ने। डन।
तो बैटल ऑफ ट्राइन हमने देख लिया है, एंड ट्राइन हरियाणा में पड़ता है। तोमर डायनेस्टी थी। तोमर्स क्या थे? तोमर्स वर फ्यूडिटरी ऑफ प्रतिहार, तो गुर्जरा प्रतिहार के ये फ्यूडिटरी थे तोमर्स। एंड इन्होंने दिल्ली को बसाया था 736 एडी के अंदर। दिल्ली को बसाया गया था 736 एडी के अंदर। एंड इनके जो लैंग्वेज थी तोमर्स की, वो कौन सी थी? अपभ्रंशा लैंग्वेज है, वो तोमर्स की लैंग्वेज थी। क्या हो रहा है? नीचे आ जा। तोमर्स की लैंग्वेज कौन सी थी? अपभ्रंशा, ठीक है। एंड इनका रिलीजन था हिंदू। इसका जो स्प्रेड देख सकते हो आप, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये स्प्रेड था गुर्जरा प्रतिहार। तो प्रतिहार के ये फ्यूडेटरी थे तोमर्स। तोमर्स ने रूल किया था दिल्ली पे 8 से 12वीं सेंचुरी में, ठीक है। अनंगपाल II ने इसका अनंगताल का निर्माण करवाया है, और दिल्ली का निर्माण 736 एडी के अंदर। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कान्हारी केव्स है। ये कान्हारी केव कहाँ पे लोकेटेड है? ये मुंबई में लोकेटेड है। मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क है, वहां पे ये लोकेटेड है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। डन। ये बसाल्टिक, ओल्ड बसाल्टिक रॉक है यहाँ पे। एंड ये यहाँ पे क्या है? रॉक कट मोनोलिथिक एक्सकवेशन की गई है। तो इन केव्स के अंदर रॉक कट जो पिलर्स एक्सकवेशन की गई है, एंड जो बनाया गया है, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाई गई हैं। एंड कन्हारी का मतलब क्या होता है? संस्कृत में इसका मतलब होता है ब्लैक माउंटेन। एंड इसके कन्हारी केव के बारे में लिखा गया है, कहाँ पे लिखा गया है? नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। नासिक इंस्क्रिप्शन किससे बिलोंग करती है? ये सातवाहना की है। तो कन्हारी केव के बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहना में लिखा गया है। एंड ये जो सातवाहना की इंस्क्रिप्शन है, नासिक इंस्क्रिप्शन, तो ये बनवाई थी वशिष्ठ पुत्रा पुलामवी। ये किंग है, ये याद रखना है, किसके द्वारा बनाई गई थी? वशिष्ठ पुत्रा पुलामवी के द्वारा ये नासिक इंस्क्रिप्शन का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। एंड जो ये हमने देख लिया है कि कन्हारी केव कहाँ पे है? संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है। एंड इसका जो रेफरेंस है कन्हारी केव का, वो फाहियान ने भी मेंशन किया है इसको। एंड यहाँ पे हीनयाना, महायाना एंड वज्रयाना तीनों फेस की एविडेंस मिल रहे हैं इस लेक के अंदर, इस केव के अंदर, लेक के नहीं, केव के अंदर। तो वज्रयाना, महायाना एंड हीनयाना तीनों फेस के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे इनको जो केव्स को पैट्रोनाइज किया गया था, किसके टाइम पे डेवलप किया गया था? सातवाहना रूलर्स के द्वारा। त्रिकुतकाज, वकटकाज एंड सिलाहराज, इन रूलर्स के द्वारा इन केव को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही जानना, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ये आप केव जान सकते हो कहाँ कहाँ पे है लोकेशन। तो बाराबारा केव कहाँ पे है? बिहार में है बार केव, बाराबारा, या फिर नासिक केव इज देयर, नासिक में है, ठीक है। एलिफेंटा केव के बारे में तो डिटेल में पढ़ना ही है। कान्हारी केव इज देयर, मुंबई में है कान्हारी भाईजा केव्स। देन नासिक केव होगी, कार्ले, एलोरा। तो ये सारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। देन बादामी केव इज इन कर्नाटक के अंदर है, चालुक्य। नागार्जुन कोंडा है, ये भी है। ये कहाँ पे? ये यहाँ पे पड़ जाएगी, इन दोनों के बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश में है। देन यहाँ पे कुछ एक एंशिएंट पोर्ट का नाम लिखा हुआ है। एंशिएंट पोर्ट टाउन्स है, जैसे कि सोपारा है। सोपारा वो एक ट्रेडिंग सिटी हुआ करता था, दैट इज पोर्ट था जिसका जहाँ से ट्रेड किया जाता था मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ। उसके अलावा कल्याण भी मुंबई के अंदर पोर्ट है, थाने, बासाइन, ये सारी पोर्ट है। डन। तो इसके बारे में, इसकी ये एक पिलग्रिम सेंटर भी रहा है कान्हारी। तो कान्हारी केव के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। तो इनकी अभी क्या है, रिसेंटली 250वां इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। एंड इनका जन्मदिन हम लोग 1 साल के लिए मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है। इनको जो राजा का टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? मुगल एम्परर अकबर II के द्वारा दिया गया था। तो लेटर मुगल का एक राजा था अकबर II, उन्होंने इनको टाइटल दिया था, राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था 1831 के अंदर, 1831 के अंदर ये टाइटल दिया गया था। के अंदर। देन इन्होंने क्या क्या काम किया था? इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश कराने के लिए काम किया था। देन पर्दा सिस्टम को अबॉलिश कराने के लिए, इरेडिकेटिंग कराने के लिए, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी इन्होंने काम किया था, आवाज़ उठाई थी। एंड इन्होंने वेस्टर्न मॉडर्न थॉट को प्रमोट किया था। ये रेशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच को
बढ़ावा देते थे। दैन इन्होंने जो मोनोथिज्म का कंसेप्ट दिया था वो इस्लामिक मोनोथिज्म, इस्लाम के अंदर जो मोनोथिज्म का कंसेप्ट है एक ही गुड़ का है, उसको प्रमोट करते थे। एंड इन्होंने मोनोथिज्म का कंसेप्ट है वो आर्य समाज नहीं, वेदांता के प्रमोट किया था। ठीक है, वो हम देखेंगे इसे आर्य समाज से ही। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ये ग्रेट स्कॉलर थे। इनके जो संस्कृत है, पर्शियन है, इंग्लिश है, इनका बहुत सारी 10 या 12 भाषाओं का इनका ज्ञान था। दैन इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया था। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम विद मॉडर्न मैथ एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन बॉटोलॉजी, साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं, उन सबको इन्होंने सपोर्ट किया था कि ये इंग्लिश में हमको पढ़ाए जाएँ। एंड इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला था 1817 में, 1817 में ओपन किया था हिंदू कॉलेज। किसके साथ मिलके? डेविड हारे के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज ओपन किया था एंड कलकत्ता के अंदर ये ओपन किया गया था। दैन इन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल खोले थे। एंग्लो वैदिक स्कूल खोला था 1822 के अंदर, 1822 के अंदर एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है, एंड इसके बाद में वेदांता कॉलेज भी ओपन किया गया था 1826 के अंदर, 1826 में वेदांता कॉलेज। ठीक है, एंड ये खिलाफ थे, किसके खिलाफ थे? जो अननेसेसरी हम सेरेमनी करते हैं, रिलीजियस सेरेमनी, उसके खिलाफ थे। एंड ये जो आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। इन्होंने आत्मीय सभा का निर्माण किया था 1828 के अंदर। तो 1818 के अंदर आत्मीय सभा का निर्माण हुआ था। फिर 1828 में ये ब्रह्मो समाज में कन्वर्ट हो गया था। एंड इसका जो काम क्या था, ब्रह्मो समाज का मेन काम था मोनोथिज्म को प्रीच करना, देन इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्क्रिप्चर एंड रिनाउंसिंग द कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ बोला है। देन इन्होंने 2 न्यूज़पेपर चलाए थे। एक पर्शियन न्यूज़पेपर था जिसका नाम क्या था? मिरत उल अखबार था। इनके पर्शियन न्यूज़पेपर का नाम मिरत उल अखबार है, जिसको कहा जाता है मिरर ऑफ न्यूज़। तो मिरत उल अखबार का दूसरा नाम क्या है? मिरर ऑफ न्यूज़। एंड एक इनका बंगाली वीकली भी था जिसका क्या नाम है? संवाद कुमुदी इनका बंगाली वीकली था। ठीक है, संवाद कुमुदी को मून ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। एंड ये फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के सपोर्टर थे। एंड इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस के राइट के लिए भी आवाज़ उठाई थी। एंड इन्होंने एक जो गोडिया व्याकरण लिखी थी बंगाली के अंदर। तो यहाँ पे इन्हें गोडिया व्याकरण लिखी थी, जो कि बेस्ट प्रोज वर्क है इनका। गोडिया व्याकरण किसकी है? राजाराम मोहन राय की है, जो कि बंगाली में लिखी गई है। दैन नेक्स्ट टॉपिक इज बुद्धा के जो रेलिक्स हैं वो लेके जाए गए हैं, मंगोलिया पे लेके जाए गए थे। तो 4 होली रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंडिया से लेके मंगोलिया में लेके जाए गए थे, फिर उसको वापस लाया गया था। वहाँ पे एक सेरेमनी हुई थी। तो वहाँ पे एक ये मोनास्ट्री है, गंडन मोनास्ट्री। ये कहाँ पे है? यहाँ पे एक टेम्पल है, बाटसगान टेम्पल, उलन बटार के अंदर। एंड ये मंगोलिया के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये बाटसगान टेम्पल कहाँ पे है, गंडन मोनास्ट्री कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? उलन बटार, मंगोलिया के अंदर है। एंड यहाँ पे हमारे जो बुद्धा हैं उनका जो रेलिक्स लेके जाया गया था। रेलिक्स क्या होते हैं? रेलिक्स होते हैं फिजिकल रिमेन्स जो बच जाते हैं डेथ के बाद में, कुछ फिजिकल रिमेन्स बच जाते हैं, जैसे कि दांत हो सकता है या फिर कोई और चीज़ हो सकती है। एंड ये जो तब प्रिजर्व किए गए थे, एंड उनके जो प्रिजर्व किए गए थे लोगों के द्वारा, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासीफाई किए गए हैं इन रेलिक्स को ए कैटेगरी के अंदर आते हैं। किसकी? एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट होता है, उसके अंदर ये ए कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देन रेलिक्स क्या होते हैं? दीज आर द फिजिकल रिमेन ऑफ सेंट्स और होली पीपल एंड उनको ऑब्जेक्ट्स दैट हैव इन कॉन्टैक्ट, या फिर इसके अंदर क्या है, जो सामान यूज़ करते हैं वो भी उसका रेलिक्स का पार्ट मान लेते हैं। जैसे कि कोई ब्रश यूज़ कर रहे हैं या फिर गिलास यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इसका हिस्सा मान लिया जाता है। ठीक, बुद्धा के रेलिक्स हैं। तो बुद्धा के जो रेलिक्स थे इनिशियली कितने भागों में थे? 22 पार्ट्स में थे। तो उनको स्टोर किया गया है। 4 रेलिक्स कम फ्रॉम द अमॉन्ग द 22 रेलिक्स, दे आर स्टोर्ड एट दिल्ली नेशनल म्यूजियम में इनको स्टोर किया गया है। एंड इनको जब टुगेदर कर देंगे एक साथ, इनको बोला जाता है 22 बुद्धिस्ट रेलिक्स है, उनको एक साथ क्या बोला जाता है? कपिलवस्तु रेलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड तो बुद्धा को साल्वेशन कहाँ मिला था? कुशीनगर के अंदर कुशी चले गए थे। ठीक है, यूपी के कुशीनगर में इनको साल्वेशन प्राप्त हुआ था। एंड तो इनको डेथ के बाद में इनका जो 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया था इनके रेलिक्स को। तो किस किस को दिए गए थे? 8 भागों में इसको डिवाइड किया गया था तो डेथ के बाद में। तो अजातशत्रु ऑफ मगधा एक पार्ट इनको दिया गया था। दैन लिच्छावी ऑफ वैशाली, तो वैशाली की लिच्छावी डायनेस्टी है उसको एक पार्ट मिला था। दैन साक्याज ऑफ कपिलवस्तु के साक्याओं को भी एक पार्ट मिला था।
मल्लाज ऑफ कुशीनगर, उनको भी एक पार्ट मिला था। देन ये क्या लिखा हुआ है, बुल्लीज ऑफ अल्लाह कप्पा, बुल्लीज ऑफ अल्लाह कप्पा को भी मिला था। मल्लाज ऑफ पावा, पावाज कौन थे आप मेरे को बताओगे, पावा किससे बिलोंग करते हैं। देन कोलियाज और रामाग्राम, कोलियाज ऑफ रामाग्राम एंड देन ब्राह्मणा ऑफ विताडीपाड़ा, ये क्या है, विताडीपा, ठीक है। तो इनको क्या है, ये रेलिक्स दिए गए थे। 8 डायनेस्टी कह लो या फिर लोगों को, ये इनको 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, बुद्धा के रेलिक्स को। देन फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो बॉडी रिलैक्स, तो जो बॉडी के, जो यहाँ पे बॉडी के शरीर के पार्ट होते हैं बुद्धा के, उनको क्या बोला जाता है, शरीर का स्तूपा बोला जाता है। तो इनके ऊपर बॉडी की, इनकी रिलैक्स के ऊपर 8 भागों में डिवाइड किया था। तो वहाँ पे इन पे 9 जो स्तूप बनाए गए थे, 9 स्तूपास बनाए गए थे इनके रिलैक्स को रख के। तो उन 9 स्तूपास, 8 में तो इनके रिलैक्स थे, प्लस एक में वो था जिसके बर्तन के अंदर ये रखा गया था, जिस रिलैक्स को रखा गया था ना, तो उसको रख के फिर उन लोगों ने क्या है, यहाँ पे 8 स्तूपा बना दिए गए थे। स्तूपा इज लाइक मंदिर होते हैं इनके। देन स्तूपास के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। देन अशोका ने क्या किया था, इन सारों को तोड़ के, इन सारों को ओपन किया था, तोड़ के नहीं, ओपन करके इनको रेलिक्स को, इन स्तूपास को, रेलिक्स को ओपन करके फिर इन्होंने क्या है, 7 में से ये निकाले थे, इन्होंने क्या है, ये निकाले थे इनके रेलिक्स, और फिर इनको 84,000 स्तूपास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो हमें अभी कितने के मिले चुके हैं, 22 का मिला है हमें। तो उसी 84,000 में से 22 क्या है, हमें मिले हुए हैं, अभी 22 हमको मिले हैं। तो उनमें से एक जो मिला था वो कहाँ पे मिला हुआ है, कहाँ से मिला है हमें, एक ऊपर जगह कुशीनगर से मिला है। ये गौतम बुद्ध नगर के पास एक साइट है यूपी के अंदर, वहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं में से 4 को अभी मंगोलिया ले जाया गया था, फिर उनको वापस ले आया गया, ठीक है। एंड जो कपिलवस्तु के अंदर जो 22 रेलिक्स हैं, उनको डिस्कवर किया गया था। कपिलवस्तु के वाले बात कर रहा था मैं, कपिलवस्तु वाला डिस्कवर किया था 1898 के अंदर, 1898 के अंदर उनको डिस्कवर किया गया था। एंड कहाँ पे है, पिपराहावा सिद्धार्थ नगर यूपी के अंदर एक जगह है, वहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे हमको मिले थे ये 22, ठीक है। तो उनको स्टोर किया गया है दिल्ली म्यूजियम के अंदर, उन्हीं में से इनको ले जाया गया है, ठीक है। तो ओरिजिनली 8 + 9 हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है संत तुकाराम जी। तो संत तुकाराम जी हैं, इनका एक रोक मंदिर बनवाया गया है। कहाँ पे बनवाया गया है, पुणे के अंदर बनवाया गया है, ठीक है। तो ये कौन थे, ये 17वीं सेंचुरी के मराठी पोइट थे। तो संत तुकाराम जी 17वीं सेंचुरी के मराठी पोइट हैं, और ये बिलोंग करते हैं वरकारी सेक्ट से, ठीक है। और ये फॉलो करते हैं वैष्णव ट्रेडिशन को, फॉलो करते हैं मराठी वैष्णव ट्रेडिशन। एंड यहाँ पे ये लोग क्या है, विठल की पूजा करते हैं, लॉर्ड विठल जो कि एक रूप है, लॉर्ड विठल जो कि भगवान विष्णु का एक रूप है, उनकी पूजा की जाती है। एंड जो संत तुकाराम की रचनाएं हैं उनको क्या बोला जाता है, अभंगाज बोला जाता है। तो अभंगाज क्या है, ये डिवोशनल पोइट्री है, यानी कि डिवोशनल पोइट्री ऑफ संत तुकाराम जी है, जो किसकी प्रेज में है, लॉर्ड विठल की प्रेज में इन्होंने गाई थी। एंड तो ये भक्ति के संत थे, एंड ठीक है। तो इनके अलावा इन पे किनका, जो तुकाराम जी पे किन का इन्फ्लुएंस है, नामदेव जी का इन्फ्लुएंस है इन पे, ध्यानेश्वर, कबीर, एकनाथ, इनका भी इन पे, संत तुकाराम की रचनाओं पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। देन संत कबीर, अगला जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो संत कबीर है। तो अभी संत कबीर एकेडमी का उद्घाटन किया गया था। संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे आया है, ये माघार यूपी के अंदर ओपन किया गया है। एंड संत कबीर है वो 15वीं सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट सेंट हैं। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, 15वीं सेंचुरी में, वाराणसी यूपी में इनका जन्म हुआ था। एंड भक्ति मूवमेंट को बिलोंग करते हैं। भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन होता है 7वीं 8वीं सेंचुरी के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर। तो ये 14वीं 15वीं सेंचुरी के अंदर नॉर्थ इंडिया में आता है। तो इनकी कंपोजिशन है, कबीर जी की जो कंपोजिशन है उनको, उनमें से दोहाज हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, दोहा है, रमनाज है, पाड़ाज है, पद है, पाड़ा नहीं पद है, पद एंड सबद है। तो दोहा, पद, सबद एंड रमनाज इनकी रचनाएं हैं। एंड दोहा में क्या होता है कि टू लाइनर्स होती हैं दोहा, जैसे कि जाकोरा के साइयाँ मार्स के न कोई, ऐसी वाली है वो दोहा है। देन रमनाज है वो भगवान की प्रेज में 4 लाइन्स हैं, वो रमनाज है। एंड पद है जो वर्सेस हैं उनको पद बोला गया है। एंड सबद है यानी कि वर्ड्स इनके बारे में। तो ये
काफ़ी ज्ञानी पुरुष थे कबीर जी, एंड ये पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे। एंड इन्होंने जो भाषा यूज की थी इनकी रचनाओं के लिए वो ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है, इन सभी में इन्होंने यूज की थी। वर्नाकुलर हिंदी का एक टाइप है, ठीक है, इन डायलॉग का यूज किया था। इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब है हिंदू सिखों का जो होली ग्रंथ है, एंड 11th गुरु भी कहा जाता है इसको, गुरु ग्रंथ साहिब जी को। दैन इनकी रचनाओं को सतगुरु ग्रंथ साहिब ऑफ संत गरीबदास का सतगुरु ग्रंथ साहिब है, उनमें भी कबीर की रचनाओं को देखने को मिलता है, ठीक है। और कबीर सागर के अंदर भी इनकी रचनाएं हैं, कबीर सागर, ठीक है। कबीर एंड भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करें तो ये 7th सेंचुरी के अंदर साउथ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन होता है, ठीक है। एंड देन 14वीं-15वीं सेंचुरी के अंदर भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया के अंदर आता है। एंड तो भक्ति मूवमेंट के अंदर क्या है कि वो डिवोशन करते हैं साल्वेशन के लिए, तो साल्वेशन को पाने के लिए यानी कि मोक्ष को पाने के लिए वो भक्ति मार्ग चुनते हैं। तो यहाँ से भक्ति कर करके वो भगवान का ध्यान लगाते हैं, ठीक है। एंड इसमें 2 टाइप हैं, निर्गुणा भक्ति एंड सगुणा भक्ति। तो सगुणा भक्ति में क्या है, फॉर्मलेस गॉड होता है, निर्गुणा भक्ति में कोई फॉर्म नहीं होती है गॉड की, ठीक। तो कबीर जी हैं वो बिलोंग करते हैं निर्गुणा भक्ति को। तो कबीर हैज़ एम्फसाइज्ड ऑन द इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट विद गॉड, ठीक है। तो इनके अंदर ये इस मूवमेंट के अंदर है, कबीर बिलोंग करते हैं निर्गुणी ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं एंड फॉर्मलेस गॉड को मानते हैं। यूनिवर्सल एंड फॉर्मलेस गॉड में कबीर बिलीव करते हैं। ही वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस भक्ति ट्रेडिशन। एंड तो कबीर और जो बाकी संत हुए हैं, रायदास जी हैं, दादू जी हैं, जो कि जिनके नाम पे दादू पंथ भी चलता है। एंड ये जो है वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो कबीर जी क्या थे, एक जुलाहा थे, तो यानी कि एक वीवर थे कबीर जी, जुलाहा थे। एंड जो रायदास जी थे वो क्या थे, लेदर वर्कर, चमड़े का काम करते थे। एंड दादू जी हैं वो एक कॉटन ट्रेडर थे, कॉटन कार्डर थे, यानी कि कॉटन की फैक्ट्री में काम करने वाले थे। एंड कबीर की जो लेगेसी, कबीर के फॉलोअर्स हैं वो उन लोगों ने एक कबीर पंथ बनाया हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे उनके फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं कि कबीर पंथी बोलते हैं उनको। एंड ये कबीर पंथी लोग हैं वो कबीर को अपना गुरु मानते हैं और इनकी रचनाएं हैं बीजक को अपना होली स्क्रिप्चर मानते हैं। जैसे कि हमारा श्रीमद् भगवत गीता है, उसी तरह से ये बीजक को होली स्क्रिप्चर मानते हैं, ठीक है। तो बीजक कंटेंट्स, जो बीजक में है कबीर जी की रचनाएं का संग्रह है, तो वहाँ पे एट्रीब्यूट किया जाता है इसको कबीर को। कबीर ने खुद ने नहीं लिखी है, कबीर 15वीं सेंचुरी में हुए हैं एंड बीजक लिखी गई है 17वीं सेंचुरी के अंदर, 17वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो ये कबीर के बारे में हुआ। नेक्स्ट है वो है साओ जुआओ फेस्टिवल। तो ये सेलिब्रेट किया गया था गोवा में, ठीक है। 24 जून को इसको सेलिब्रेट किया गया था। एंड ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इज डेडिकेटेड टू सेंट जॉन द बाप्टिस्ट हु बाप्टाइज्ड लॉर्ड जीसस को, जिसने बाप्टाइज किया था उसकी याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लॉर्ड जीसस को कहाँ पे बाप्टाइज किया गया था, जॉर्डन में, जॉर्डन रिवर के किनारे पे, वहाँ पे इसको किया गया था। एंड इसके अंदर क्या है, लोग पागल होके नाचते हैं, कभी तालाब में कूदते हैं तो कभी इसमें कूदते हैं, रिवर्स में कूदते हैं। तो ये यहाँ पे पीपल जंप इन द वेल, स्ट्रीम, पॉन्ड्स में, ठीक है। एंड वो ऊपर आप पढ़े देखे ही होंगे कि वो घास फूस का एक टोकरा से लेके चलते हैं, कोपल्स बोलते हैं, ठीक है। दैन फ्लावर्स एंड पत्तियों का एक वो माला सी बना के ऊपर रख लेते हैं सिर में, ढोल वोल बजाते हैं, सिंबल वगैरह। नेक्स्ट इज गुलाबी मीनाकरी। तो प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट किया था गुलाबी मीनाकरी को यूएस प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन को, इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है। तो गुलाबी मीनाकरी है वो जीआई टैग है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये वाराणसी से बिलोंग करती है। तो ये एक आर्ट फॉर्म है फ्रॉम वाराणसी, ठीक है। एंड ये इंडिया के अंदर पर्शियन लेके आए थे, पर्शियन ट्रेडर या पर्शिया से आई है ये इंडिया के अंदर। एंड इसकी 3 फॉर्म होती है, एक रंग, खुला मीना। तो एक रंग, इसमें एक रंग में एक ही रंग यूज किया जाता है, एक पंचरंगी होती है, पंचरंगी में 5 कलर का यूज किया जाता है। याद रख लो तो ठीक है, नहीं याद रखो तो और भी ठीक है। गुलाबी मीना में गुलाबी होती है, ठीक है। पर ये याद होना चाहिए कि जीआई टैग आर्ट है, वाराणसी से है, ठीक है। देन इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट इज अरबिंदो घोष। तो अरबिंदो घोष का अभी क्या है, 150th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त को इनका जन्म है। दैन 15 अगस्त 2022 को इनकी 150th
बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। ये एक इंडियन फिलोसफर थे एंड इन्होंने योग गुरु भी कहा जाता है इनको, पोइट थे, दैन इंडियन नेशनलिस्ट तो थे ही। इनका जन्म हुआ था 1872 में कलकत्ता के में एंड इन्होंने पढ़ाई की थी किंग्स कॉलेज इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की थी और फिर वहाँ से आके जो स्टेट ऑफ बड़ौदा है वहाँ पे महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा है वहाँ पे उन्होंने एक नौकरी की थी। ठीक, फिर बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ भी दी थी। दैन फिर उन्होंने क्या किया था, अरबिंदो घोष जी ने इंदु प्रकाश एक जर्नल है उसके अंदर इन्होंने इंदु प्रकाश के अंदर अपनी आर्टिकल्स छापे थे, आर्टिकल्स लिखे थे। इसलिए इनको अरबिंदो घोष को प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसे कहा जाता है, अरबिंदो घोष को। ठीक है, एंड तो इन्होंने ये सपोर्ट किया था कि कांग्रेस की लीडरशिप है वो वर्किंग क्लास के लोगों को दी जाए। तो ये 1893 में ही इन्होंने मांग कर ली थी कि कांग्रेस की लीडरशिप है वो इसको पास चली जाए, वर्किंग क्लास पीपल शुड बी प्रोलेक्ट्रेट को उनको शामिल किया जाना चाहिए कांग्रेस की स्ट्रगल में। एंड इन्होंने 1906 के अंदर, ये 1906 के अंदर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी एंड फिर उन्होंने अपना एक जनरल निकाला था वंदे मातरम। तो अरबिंदो घोष का जनरल कौन सा है, वंदे मातरम है। ठीक है, एंड यहाँ पे उन्होंने प्रोपेगेट किए थे रेडिकल मेथड। तो ये रेडिकलिस्ट थे। दैन फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, तो ये पूर्ण स्वराज के पहले प्रोपोनेंट थे इंडिया के अंदर। दैन इन्होंने ये पार्ट थे अंशुलान समिति है उनका भी हिस्सा रहे थे। अंशुलान समिति किसके द्वारा फॉर्म की गई थी आप मेरे को बताओगे कमेंट में, तो उसका ये पार्ट थे। अंशुलान समिति उन्होंने ज्वाइन की थी एंड ये एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे। एंड अलीपुर बम कंस्पिरेसी केस में, अलीपुर कंस्पिरेसी केस में इनका नाम आता है एंड उसमें इन्वॉल्व थे, ये चार्ज किए गए थे। 1908 में जेल भेजा गया था इनको। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो मंडाला आर्ट है। तो मंडाला आर्ट है, तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये इधर में देखो राइट साइड में ये सर्कल से बने हुए हैं। तो मंडाला का मतलब क्या है, सर्कल की फॉर्म में जो आर्ट होती है उसको मंडाला बोलते हैं। ठीक है, सर्कल और सेंटर इन संस्कृत, इसका मतलब यही होता है मंडाला का। एंड इट इज़ डिफाइंड बाय ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्कुलर शेप। ठीक है, तो इसका जो रूट है मंडाला आर्ट का वो बुद्धिज्म में है। ठीक है, एंड इसको अभी एक फुटबॉल की साइज पे इसको एक आर्टिस्ट है उसने लंदन के अंदर लिवरपूल यूके के अंदर बनाया था इस आर्ट का। तो ये हिंदू धर्म में ऋग्वेदा में भी इसका मेंशन किया गया है मंडाला आर्ट का। एंड इसको सिल्क रूट से इधर उधर ले जाया गया है, दूसरे कंट्रीज़ में भी ये चली गई थी मंडाला आर्ट। ठीक है, एंड थांगटा पेंटिंग्स होती हैं उनके अंदर भी इसको देखने को मिलती है, थांगटा पेंटिंग में। दैन नेक्स्ट टॉपिक इज पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया ने हमारा इंडियन फ्लैग डिज़ाइन किया था, इसलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिसाइड किया है कि तिरंगा उत्सव सेलिब्रेट करेंगे हम। तो तिरंगा उत्सव किनके बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाएगा, पिंगाली वेंकैया की। इन्होंने पहली बार इंडिया का फ्लैग बनाया था एंड तो इन्होंने जो फ्लैग बनाया था उसके अंदर 2 कलर थे, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, तो रेड एंड ग्रीन। फिर गांधी जी को इन्होंने ये फ्लैग बना के दिया था, तो फिर गांधी जी ने इनको कहा था कि चरखा भी इसमें ऐड करो आप लोग। तो फिर उन्होंने चरखा भी ऐड किया था और एक कलर और भी ऐड किया था। दैन ये जो पिंगाली वेंकैया है ये इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया था एंड जहाँ पे तब ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे तब इनकी ड्यूटी लगी थी साउथ अफ्रीका में। तो इन्होंने सेकेंड बॉयर वार में भी पार्टिसिपेट किया था एंड वहाँ पे उन्होंने देखा था कि ब्रिटिश का जो फ्लैग है वो लहरा रहा है, तो इसीलिए इनके मन में आया कि हमारा भी अपना एक फ्लैग हो। तो इसलिए इन्होंने फ्लैग डिज़ाइन किया था एंड तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है इसके लिए, भारत देश का जतिया पताकम। तो पताका क्या होती है, फ्लैग को बोलते हैं। तो भारतीय देशनाकी ओका जतिया पताकम, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, इनकी बुक भी है। एंड 2 कलर का बैंड वाला इन्होंने बनाया है, जो फ्लैग बनाया था रेड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है, 2 कम्युनिटीज़ को, वो रेड एंड ग्रीन। ठीक है, दैन गांधी जी ने एक वाइट कलर भी सजेस्ट किया था और चरखा भी सजेस्ट किया था, स्पिनिंग व्हील इसके अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वीर दुर्गादास राठौड़। तो वीर दुर्गादास राठौड़ का एक अभी स्टेचू है वो लगाया गया है जोधपुर राजस्थान के अंदर। जोधपुर राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौड़ का एक स्टेचू लगाया गया है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा अनेबल किया गया है। एंड ये बिलोंग करते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ है वो मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, राठौड़ डायनेस्टी ऑफ मारवाड़। ठीक है, एंड इन्होंने औरंगजेब को डिफाई किया था एंड लड़ाई लड़ी थी। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजपूत रेबेलियन के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड ये मुगल ऑफिसर्स थे, उनसे चोट कलेक्ट किया करते थे।
4th ऑफ द कर होता है चौथ, तो वो इनसे कलेक्ट किया करते थे मुगल ऑफिसर से। एंड चौथ आंसर देशमुखी है, वो मराठा रूलर्स भी कलेक्ट करते थे मुगलों से। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वोमेन्स ऑफ इंडिया। तो पहली जो इसमें दी हुई है वो है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से बिलोंग करती हैं। इनका जो नाम क्या था, ये 1835 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1857 में इनकी जो शहीद हो गई थी, ये सभी जानते हैं। मणिकर्णिका तांबे इनका नाम था, मणिकर्णिका तांबे। एंड तो डलहौजी लेके आया था कौन सी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर, जब कोई भी किसी भी किंग का बेटा नहीं हो, उत्तराधिकारी नहीं हो, तो उसका जो राज्य है वो उसमें लैप्स हो जाएगा एंड उसको ब्रिटिश अपने अंडर में ला लेंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर हमने देखा था कि संबलपुर है, उज्जैन है, सांबरपुर, उज्जैन, झांसी, ये सारे बहुत सारे स्टेट्स को मर्ज किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो इन्होंने लड़ते हुए शहीद हो गए थे ग्वालियर में एंड ह्यूज रोज के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। देन नेक्स्ट है इनकी सेना में, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में झलकारी बाई थी। तो झलकारी बाई एक सिपाही थी, महिला सिपाही थी एंड वो पार्ट थी दुर्गा दल। तो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक दुर्गा दल होता था, यानी कि लेडीज़ की फोर्स हुआ करती थी जिसका नाम था दुर्गा दल, उसी का एक पार्ट थी झलकारी बाई। फिर धीरे धीरे क्या है, ये रानी लक्ष्मीबाई के बाद बहुत करीब हो गई थी एंड इनका जो ये बुंदेलखंड से बिलोंग करती हैं, इसको इनकी जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं लोग। ये पिक्चर में आप देख सकते हो झलकारी बाई। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है दुर्गा भाभी। तो दुर्गा भाभी हैं, वो हैं वाइफ हैं भगवती चरण वोहरा की। तो भगवती चरण वोहरा हैं, उनकी वाइफ है दुर्गा भाभी। और भगवती चरण वोहरा हैं वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA का एक मेंबर हुआ करते थे एंड तो ये भी उनकी मेंबर थी। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, उसकी मेंबर थी एंड ये नौजवान भारत सभा जो कि भगत सिंह ने बनाई थी, नौजवान भारत सभा, उनकी भी मेंबर थी ये, ठीक है। एंड जब भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारने की कोशिश की, तब वहाँ पे उनको एस्केप करने में इन्होंने मदद की थी। एंड जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, तब इन्होंने दुर्गा भाभी ने क्या किया, लॉर्ड हेले है उन पे अटैक भी किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लॉर्ड हेले कौन था, ये फॉर्मर पंजाब के गवर्नर था पंजाब का, उस पर इन्होंने अटैक भी किया था। तो ये वाइफ थी भगवती चरण वोहरा की एंड इन्होंने बम बनाना भी सीख दी थी, इनको बम बनाना भी आता था। देन रानी गेडिनलियू, तो ये है नागा ट्राइब है, उनसे बिलोंग करती है, वहाँ की स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर है। तो ये बहुत कम उम्र में 13 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था एंड ये हेरेका रिलीजियस मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन किया था एंड फिर जो कि इनिशियली रिलीजियस मूवमेंट था हेरेका, बाद में ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बन गया था एंड इस कारण ये पॉलिटिकल लीडर भी हो गई थी। फिर इनको 1932 के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड फिर उनको इंडिपेंडेंस के बाद में ही इनको छोड़ा जाता है। तो रानी गेडिनलियू को रानी का जो टाइटल है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था एंड इनको डॉटर ऑफ हिल्स भी बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। देन नेक्स्ट इज रानी चेन्नम्मा। तो ये क्वीन थी कुटूर की, किटूर बिलोंग करता है मॉडर्न डे कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि आर्म रेबेलियन किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो रानी चेन्नम्मा है वो क्वीन थी किटूर की, किटूर पड़ता है मॉडर्न डे कर्नाटक के आसपास वाला रीजन है एंड ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने रेबेलियन किया था, आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। इनके हस्बैंड का नाम था राजा मलसरा। 1826, तो यानी कि ये 1826 वाला कह सकते हो, ठीक है। तो 1826-30 के करीब का है, तो अभी ये इंडियन रिवोल्ट है 1857 है, उससे तो पहले ही इन्होंने आर्म रिवोल्ट कर दिया था, तो इसलिए इनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है रानी चेन्नम्मा का। देन नेक्स्ट इज, ये इनको कैप्चर कर लिया गया था, बाद में मार्क भी दिया गया था। देन वेलू नचियार। तो वेलू नचियार है वो एक महिला है एंड ये रामनाथपुरम में इनका जन्म हुआ था एंड ये मैरिड की गई थी, शिवगांगाई का राजा था उसके साथ इन्होंने शादी की थी एंड तो इन्होंने क्या है, इनकी सेना में क्या है, एक कमांडर थी, कुइली कमांडर थी एंड जो कि ह्यूमन बम की तरह काम करती थी, जिन्होंने कुइली क्या है ह्यूमन बम की तरह एक्सप्लोड हो गई थी। तो यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि वेलू नचियार ने पहला ह्यूमन बम प्रोड्यूस किया था, किसकी फॉर्म में, कुइली की फॉर्म में। तो कुइली कौन थी, एक आर्मी कमांडर थी इनकी
ठीक है। तो ये 1790 वगैरह में ये चला है। तो ये 1857 वाले रिवोल्ट से पहले की महिलाएं हैं। तो नेक्स्ट इज केदारनाथ टेम्पल, ठीक है। तो केदारनाथ टेम्पल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है हमारा। एंड ये 8th सेंचुरी के अंदर आदि शंकराचार्य के द्वारा माना जाता है कि निर्माण करवाया गया था। देन ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें कौन सा कर्ण प्रयाग है, कौन सा कहाँ पे, कौन सी रिवर कौन से के साथ मिलके प्रयाग बना रही है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखते हैं तो ये भागीरथी है अलकनंदा के साथ मिलकर देव प्रयाग बनाती है। तो इसमें कौन कौन सा रिवर कौन कौन सा प्रयाग बना रही है ये आपको पता होना चाहिए, ये कुछ करोगे आप। एंड द टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो जो केदारनाथ का टेम्पल है वो गढ़वाल हिमालय में लोकेटेड है। एंड ये लाई करता है मंदाकिनी रिवर पे लाई करता है केदारनाथ टेम्पल। ये न्यूज़ में क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ पे भी जो टेम्पल का जो सेंक्टोम है, यानी कि जो गर्भगृह है, तो उस पर गोल्ड की प्लेटिंग की जा रही है। पहले वहाँ पे सिल्वर की प्लेटिंग थी, तो कुछ प्रीस्ट है यहाँ के उसको अपोज कर रहे थे, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सुमांग लीला। तो सुमांग है, सुमांग का मतलब होता है आंगन, तो सुमांग का मतलब होता है कोर्टयार्ड या फिर आंगन। एंड लीला क्या होती है? लीला तो लीला ही होती है, ठीक है। तो प्ले होती है, लीला मतलब प्ले। तो ये कोर्टयार्ड का प्ले है, प्ले ऑफ कोर्टयार्ड भी बोला जाता है सुमांग को। ये कहाँ पे किया जाता है? मणिपुर के इम्फाल में ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है सुमांग लीला, इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर। कहाँ का है? मणिपुर का है। एंड ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन हुआ है वो लाई हरोबा से हुआ है। लाई हरोबा का भी संबंध कहाँ से है? मणिपुर से हैं। एंड लाई हरोबा में क्या होता है? रिचुअल सेरेमनी ऑफ प्लीजिंग द गॉड को बोला जाता है लाई हरोबा, ठीक है। नेक्स्ट है वो टॉपिक है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में पाकिस्तान में अभी फ्लड आ गई थी, जिसके कारण उसमें ये इंडस वैली साइट है जहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया था R.D. बनर्जी के द्वारा। तो R.D. बनर्जी यानी कि रखलदास बनर्जी के द्वारा इसको पहली बार रीडिस्कवर किया गया था। एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1922 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। एंड ठीक है, तो R.D. बनर्जी हैं, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे, उसमें काम करते थे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो R.D. बनर्जी काम करते थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। इन्होंने डिस्कवर किया था, रीडिस्कवर किया था मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ डेड। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, ठीक है। एंड यहाँ पे अर्बन प्लानिंग का हमें जो एविडेंस मिले हैं अच्छी काफी मोहनजोदाड़ो के अंदर। इंडस वैली साइट है जहाँ पे अर्बन प्लानिंग भी अच्छी थी, आर्किटेक्चर भी थी। यहाँ पे गलियाँ हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पे क्रॉस भी करती थी। दैन रेक्टिलिनियर बिल्डिंग यहाँ पे मिली है। दैन रोड प्लान, ग्रेट बाथ भी यहाँ पे मिला है, और ग्रेट ग्रेनरी भी मोहनजोदाड़ो के अंदर मिली है हमें। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। दैन नेक्स्ट टॉपिक इज हैदराबाद स्टेट लिबरेशन डे को सेलिब्रेट किया गया था। एंड सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो हर साल अभी हैदराबाद स्टेट लिबरेशन डे को सेलिब्रेट करेगी। कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 17 सितंबर को, 17 सितंबर। तो हैदराबाद को लिबरेट किया गया था 1948 में। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, तब इसको लिबरेट किया गया था। तो निज़ाम ने जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब जो इंडिपेंडेंट किंगडम थे उनको बोला गया था कि या तो इंडियन डोमिनियन ज्वाइन कर लो या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। तब निजाम ने कहा था कि वो दोनों में से एक को ज्वाइन नहीं करेगा और वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो यहाँ का नवाब कौन था? मीर ओस्मान अली खान था। मीर ओस्मान अली खान जो रूलर ऑफ हैदराबाद था, उसने इंडिया के साथ नवंबर 1947 में 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अनुसार वो एक साल में निर्णय लेगा कि वो किसको ज्वाइन कर रहा है। फिर इसने डिसाइड किया कि इस नवाब ने, ओस्मान अली खान ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा। तो फिर यहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी इसकी नवाब की, जिनको बोला जाता है रजाकार, तो उन्होंने जो यहाँ पे जो रूलर था वो मुस्लिम था और जो पॉपुलेशन थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन वो हिंदू थी। तो रजाकर्स ने हिंदुओं पे क्या है, जो लोगों पे क्या है, एट्रोसिटीज़ करना स्टार्ट कर दी गई थी। एंड फिर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, वहाँ पे घेर लिया गया था हैदराबाद को। फिर उसके बाद में 4 दिन बाद वहाँ पे आर्मी घुस भी गई थी और निज़ाम ने सरेंडर कर दिया था। तो ये 9 सितंबर को ये ऑपरेशन हुआ था। तो फिर हम अभी सेलिब्रेट करेंगे हैदराबाद लिबरेशन डे। कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 17 सितंबर को, ठीक है, 17 सितंबर को। तो इसको 75 साल भी हो गए इस इवेंट को। तो 9 सितंबर को ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया था,
17 सितंबर को पूरा हो गया था। तो रजाकर्स का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1938 के अंदर फॉर्म किया गया था। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस थी एंड इसका जो फॉर्म इसको बनाया गया था मजलिस ए इत्तेलादी मुस्लिमीन, तो ये एक संगठन था, उसके द्वारा इसको बनाया गया था एंड ये एक पैरामिलिट्री फोर्स थी विच सपोर्टेड दी उस्मान अली खान को सपोर्ट करती थी एंड ये ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करने लग गई थी कासिम रजवी के लीडरशिप के अंडर में एंड इनको बहुत बड़ा बढ़ाया गया था। ठीक है, दैन नेक्स्ट इज महाकाल लॉ कॉरिडोर। तो महाकाल टेम्पल है, वहाँ पर उसको एक लॉ कॉरिडोर बनाया गया है, जैसे कि विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी के अंदर, वहाँ पे उसको भी रिनोवेट किया गया था एंड महाकाल टेम्पल जो कि एमपी के अंदर है उज्जैन के अंदर, उसको भी रिनोवेट किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे महाकाल महाराज मंदिर विस्तार योजना, महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना है। तो यानी कि इसका जो परिसर था वो पहले कितने का था? जो 2.8 हेक्टेयर का था, 2.8 हेक्टेयर का था, उसको बढ़ा के उसका प्रसार कर दिया गया है। 47 हेक्टेयर का बन चुका है ये एंड इसके अंदर जो 17 हेक्टेयर है वो रुद्रसागर लेक है उज्जैन की, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस मंदिर का जो परिसर है यानी कि कह सकते हैं जो एरिया है वो बढ़ा दिया गया है 2.8 हेक्टेयर से 47 हेक्टेयर। ये स्कीम के अंडर किया गया है, इसको रिनोवेट भी किया गया है इस मंदिर को। यहाँ पे 2 द्वार बनाए जा रहे हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। जो महाकाल है ये टेम्पल है वो शिव जी को डेडिकेटेड है, शिव जी को। एंड महाकाल का मतलब होता है कि द गॉड ऑफ टाइम, जो टाइम का गॉड होता है वो शिव जी को बोला जाता है। एंड ये इंडिया का ज्योतिर्लिंग है, 1 ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है, जो कि ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं? शिव जी को डेडिकेटेड होते हैं एंड तो ये 1 ऑफ 12 है। ये ओनली ज्योतिर्लिंग है इंडिया का जो कि फेस करता है साउथ में, ये साउथ में फेस करने वाला ओनली ज्योतिर्लिंग है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ फेस करते हैं? वो ईस्ट में फेस करते हैं, ईस्ट में। ठीक है, ये फेस करता है साउथ में, क्योंकि जो डेथ की डायरेक्शन मानी गई है वो क्या है? साउथ में है। तो ये डेडिकेटेड है महाकाल, महाकाल यानी कि काल, गॉड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये रुद्रसागर लेक भी है, कहाँ पे है? यहीं पे है उज्जैन में। ठीक है, एंड इसको डेवलप किया गया है, वो साइटिस प्रोग्राम के अंडर डेवलप किया गया है। इसको सपोर्ट कर रही है एक फ्रांस की एजेंसी है, एजेंसी फ्रांस डे डेवलपमेंट, ये इसको सपोर्ट कर रही है AFD। ठीक है, एंड इसको प्रोग्राम है साइटिस के अंदर इसको डेवलप किया गया है, रीडेवलप किया गया है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल, तो ये साइटिस की फुल फॉर्म है, इसके अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। इसकी दीवारों पे मूरल वाल की पेंटिंग भी की जाएगी एंड जो कि एंड स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण से जो स्टोरीज हैं उनको भी इसकी दीवारों पे दर्शाया जाएगा। ठीक है, महाकालेश्वर मतलब लॉर्ड ऑफ टाइम होता है। इंडिया के अंदर 12 हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योतिर्लिंग हैं। तो बाकी ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे है? गुजरात के अंदर 2 जो ज्योतिर्लिंग है, गुजरात में नागेश्वर है, नागेश्वर, सोमनाथ। दैन एमपी के अंदर 3 है, त्र्यंबकेश्वर है, ग्रीसनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर एंड भीमाशंकर है। दैन ओमकारेश्वर है, ये ओमकारेश्वर एमपी के अंदर है। दैन महाकालेश्वर भी एमपी के अंदर है। विश्वेश्वर कहाँ पे है? ये बिहार, विश्वेश्वर है वो यूपी के अंदर है, बनारस के अंदर है। दैन एक मल्लिकार्जुन है वो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। दैन रामेश्वरम है, एक और है उत्तराखंड के अंदर है, केदारनाथ। ठीक है, केदारेश्वर। तो महाकालेश्वर इज ओनली ज्योतिर्लिंग है जो फेस करता है साउथ में, बाकी ईस्ट में फेस करते हैं। एंड जो महाकालेश्वर का जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है, कालिदास की एक बुक है मेघदूतम, तो उसके अंदर भी इसको मेंशन किया गया है। मेघदूतम को पूर्वा मेघा भी बोला जाता है। मेघदूतम को क्या बोला जाता है? पूर्वा मेघा, इसके अंदर इसको जिक्र किया गया है। ठीक, एंड इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 13वीं सदी में शमसिदुन इल्तुमिश। तो शमसिदुन इल्तुमिश ने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, एक ट्रक रूलर था जिसने इसको टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। फिर उसके बाद में इसको डेवलप किया गया था महाराजा जनरल ऑफ राणोजी शिंदे। तो ये मराठा जनरल थे राणोजी शिंदे, उनके द्वारा 1734 में इसका रीडेवलप किया गया था। एंड इस टेम्पल को जो निर्माण करवाया गया था दोबारा, तो इसका निर्माण कराया गया था भूमिजा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर प्लस चालुक्यन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड मराठा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तीनों का कॉम्बिनेशन से ये बना है। तो भूमिजा हमने देखा था कि किसने डेवलप किया है, आप बताओगे कमेंट में। हम देख चुके हैं पहले ये टेम्पल, RTQ में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एंड फिर उसके बाद में सिंधियाज ने भी इसको रिनोवेट किया था। एंड उज्जैन के बारे में हम देखें तो उज्जैन के अंदर क्या है? उज्जैन इंडिया की एंशिएंट लर्निंग साइट है, तो यानी कि एंशिएंट लर्निंग सिटी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोली गई थी एंड जहाँ पे अवंतिका जो हिंदू स्क्रिप्चर होता है उसकी यहाँ पे लर्निंग की जाती थी। ये सेंटर ऑफ लर्निंग था अवंतिका का। ठीक है, एंड 6वीं
6वीं से 7वीं सेंचुरी BC है, यानी कि ये समकालीन था किसका, जैसे कि नालंदा था उसी तरह से यहाँ पे भी लर्निंग का सेंटर हुआ करता था। एंड यहाँ पर जो दो मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य यहाँ पे आके बस गए थे, ठीक है। इस पर सूर्य सिद्धांतिका के अनुसार, तो सूर्य सिद्धांतिका किसकी है, आर्यभट्ट की है, उसके अनुसार उज्जैन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इज लोकेटेड एट ए स्पॉट वेयर 0 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड का जो नॉर्थ से साउथ होते हैं उनका 0 लॉन्गिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या है, यहाँ पे मिलन हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उज्जैन लोकेटेड है। तो उज्जैन इज जियोग्राफिकली सिचुएटेड एट ए स्पॉट वेयर 0 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड उज्जैन के अंदर महाराजा जय सिंह सेकंड ने एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाई थी, वेधशाला, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी जिसको बोला जाता है जंतर मंतर, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे महाराजा जय सिंह सेकंड, जो आमेर डायनेस्टी से बिलोंग, इसके बारे में, इनके बारे में आगे देखेंगे, देन इन्होंने ये यहाँ पे जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो बुकर प्राइज है, बुकर प्राइज। तो ये इस साल का बुकर प्राइज दिया गया है, कौन देता है, पहले बुकर प्राइज देता है यूके की गवर्नमेंट देती है, एंड ये लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है, लिटरेरी फिक्शन वर्क के लिए। इसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो प्राइज है इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में होना चाहिए, नोवेल कोई भी रिटर्न होता है तो वो उसको इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा है कि इसको पब्लिश किया होना चाहिए यूके के अंडर या फिर आयरलैंड के अंडर। तो इसको कहाँ पे पब्लिश किया जाना चाहिए, या तो यूके के अंडर हो या फिर आयरलैंड के अंडर हो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस अवार्ड को देने के लिए, ठीक है। बाकी ये किसी को भी दिया जा सकता है। अभी क्या है, इसको सेहान करुणातलिका है, श्रीलंका की है, श्रीलंका का जो राइटर है उसको दिया गया है। एंड इनका जो नॉवल था, इनका कौन सा नॉवल था, सेहान करुणातलिका का एक नॉवल है 7 मून ऑफ माली अल्मीडिया, 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडिया के लिए दिया गया है। एंड तो ये वर्ल्ड का लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है जो कि सिंगल वर्क फंक्शन के लिए दिया जाता है। एंड इसका जो इंटरनेशनल प्राइज है, बुकर प्राइज का एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी है, वो दिया जाता है ट्रांसलेशन को। कोई भी लैंग्वेज होती है, जैसे कि मान लेते हैं पिछली साल जो लिखा था टॉम ऑफ समाधि, जो लिखा गया था, इंडियन कोई राइटर थी उसने लिखा था, तो उनको लिए दिया गया था, एंड उनको दिया गया था गीता, कोई थी गीता, एंड इसको दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। इंग्लिश में कोई भी ट्रांसलेटेड नॉवल होता है, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया हो और उसको पब्लिश किया गया हो यूके एंड आयरलैंड में, तब इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है, ठीक है। इसको प्राइज को दिया जा रहा है 1969 से। दैन आर्कोलॉजिकल, नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कोलॉजिकल सर्वे फाइंड इन बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व है एमपी के अंदर, ये नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है एमपी के अंदर। तो यहाँ पे जो 26 केव मिली हैं, तो यहाँ पे कुछ केव्स मिली हैं, यहाँ पे पहले भी केव्स थी, तो टोटल केव कितनी होगी अभी 76 केव होगी इस नेशनल पार्क के अंदर। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे कुछ केव्स मिली थी, टोटल 76 केव्स हो गई हैं। एंड यहाँ पे ये जो महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है उनकी केव्स मिली हैं, चैत्याज हैं, उनमें से कुछ चैत्याज हैं, कुछ एक व्यारा होगी। तो चैत्याज क्या होती है, जहाँ पे पूजा की जाती है उसको चैत्या बोलते हैं। एंड विहारा है जहाँ पे रहने का स्थायी स्थान होता है मोंक्स का, उसको बोलते हैं हम विहार, ठीक है। तो ये महायाना बुद्धिज्म को बिलोंग करती है ये साइट। देन तो इसको डेवलप किया गया था कालचुरी पीरियड के दौरान की ये साइट्स हैं। तो कालचुरी डायनेस्टी ने रूल किया था, कहाँ कहाँ पे रूल किया था, एलोरा एलिफेंटा केव्स थी, उनको बनाने में भी इसका योगदान था। गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश वाले रीजन पे कालचुरी डायनेस्टी का शासन था। एंड ये 9th से 11th सेंचुरी पे इन्होंने शासन किया था। कालचुरी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 9th to 11th सेंचुरी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, वो नेशनल पार्क भी हमने देख लिया, ठीक है। तो बांधवगढ़ में बांधव का मतलब क्या होता है, बंधु होता है। बांधव का मतलब होता है बंधु, बंधु मतलब ब्रोदर, ये ब्रोदर। एंड गढ़ क्या होता है, गढ़ होता है फोर्ट यानी कि किला। तो ये इसका बांधवगढ़ का मतलब होता है भाई का किला यानी कि ब्रोदर फोर्ट, भाई का किला, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, एक इसका जो मेंशन किया गया है नारद पंचतंत्र है, पंचरथ है, शिव पुराण में भी इसका बांधवगढ़ का मेंशन किया गया है। देन अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है काशी तमिल संगम। तो ये एक इवेंट होती है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ
एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, उसके अंडर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड काशी यानी कि वाराणसी है, वाराणसी, और इसमें जो तमिलनाडु है वहाँ के उन दोनों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज किया जाएगा। कुछ लोग इधर से उधर जाएंगे, कुछ लोग उधर से इधर जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीखेंगे। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है अभी एज ए पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। देन ये ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? भारतीय भाषा समिति के द्वारा। तो भारतीय भाषा समिति है वो भारतीय भाषा समिति है, ये एक हाई पावर कमेटी है इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, इंडिजिनियस इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करती है। ये काम करती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर। तो आप मेरे को बताओगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो भारतीय भाषा समिति है वो इंडियन लैंग्वेज को प्रमोशन के लिए काम कर रही है अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये लोथल में बनाया जा रहा है, लोथल में। तो लोथल क्या है? एंशिएंट डॉकयार्ड भी है, तो इंडस वैली साइट है जहाँ पे एंशिएंट डॉकयार्ड भी है। तो इसलिए यहाँ पे हम पुरानी चीज़ों को याद में रखते हुए यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एंड इसके अंदर क्या है, बहुत सारे थीम पार्क भी बनाए जाएंगे, लोकल मिनी रिक्रिएशन किया जाएगा लोथल का। तो ये एक पोर्ट थी पुरानी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड का टूरिस्ट, ताकि टूरिस्ट को बढ़ावा मिल सके, यहाँ पे गैलरी, लाइट हाउस वगैरह भी बनाया जाएगा। यहाँ पे वर्ल्ड का टालेस्ट लाइट हाउस बनाया जाएगा, म्यूजियम, वर्ल्ड का टालेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम बनाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे कोस्टल पवेलियन भी बनाया जाएगा जो शोकास करेगा मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो लोथल क्या है? एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है एंड डिस्कवरी ऑफ ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड यहाँ पे हुई थी। एंड ये बिलीव टू बिल्ट माना जाता है कि जो ओल्डेस्ट डॉकयार्ड था वो 2200 साल पहले बनाया गया था। एंड ये अभी शायद इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। लोथल को ये आप चेक कर लेना कि शामिल कर लिया गया है मेरे हिसाब से, ये चेक करने का पॉइंट है। दैन नेक्स्ट इज शारदा पीठ। तो शारदा पीठ है वो कहाँ पे है? शारदा पीठ है वो लोकेटेड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है। एंड ये पड़ता है नीलम वैली में। तो नीलम वैली है किसकी? रिवर है एक, किशन गंगा रिवर की वैली है, किशन गंगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये शारदा पीठ लोकेटेड है। ये एक हिंदू टेम्पल है, माँ शारदा को डेडिकेटेड है। एंड ये माना जाता है कि ये जो टेम्पल है वहाँ पे आदि शंकराचार्य का डिबेट हुआ था दो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के साथ, और वो जीत गए थे। फिर उनको ये सर्वजन पीठ की जो उपाधि मिली थी उनको सर्वजन पीठ घोषित कर दिया गया था। दैट इज सीट ऑफ ऑमनिशियंस इनको बोला गया था आदि शंकराचार्य को, ठीक है। एंड शारदा पीठ का जिक्र किस में किया गया है? नील माता पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है जो कि 7वीं सेंचुरी का है। एंड कल्हाना की जो राजतरंगिणी है, कल्हाना की राजतरंगिणी है, उसमें भी शारदा पीठ का जिक्र होता है। तो कल्हाना है वो कश्मीर का हिस्टोरियन है। राजतरंगिणी को ऑफिशियल हिस्ट्री भी कहा जाता है, फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बोला जाता है इसको। कल्हाना की बुक राजतरंगिणी को फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बोला जाता है इसको। दैन ये 12th सेंचुरी में लिखी गई थी, ठीक है। एंड इंडिया के अंदर 18 महाशक्तिपीठ है। तो शक्तिपीठ क्या होता है कि शक्तिपीठ के अंदर जो देवी सती थी, जब इनकी डेथ हुई थी तब सती हुई थी, देवी सती जब सती हुई थी तब उनके बॉडी के 18 पार्ट्स अलग अलग जगह पे गिर गए थे। तो उन जहाँ पे वो पार्ट्स गिरे थे वहाँ पे हमने मंदिर बनाए हैं, होली साइट्स बोला है उनको, तो उनको शारदा पीठ बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर कितनी है? 18 है। तो ये जो शारदा पीठ है वो कहाँ पे बिलोंग करती है? ये शारदा विलेज है नीलम वैली। नीलम वैली कहाँ पे है? किशन गंगा रिवर की वैली है, वहाँ पे बिलोंग करती है, ठीक है। देन ये गोडेस सती से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट इज जय सिंह सेकंड। तो जय सिंह सेकंड ने हमने देखा था कि उज्जैन के अंदर इन्होंने क्या है निर्माण करवाया था, किसका? ऑब्जर्वेटरी का, ठीक है, जंतर मंतर का। एंड ये बिलोंग करते हैं सवाई जय सिंह की उपाधि दी गई इनको। सवाई मतलब 1.25, किसी भी चीज़ का 1.25, यानी कि वो मेरे से 1.25 क्या है ज़्यादा ताकतवर है, तो यानी कि वो मेरा सवाई हुआ, ठीक है। तो इनको सवाई की उपाधि दी गई थी। एंड ये औरंगजेब ने इनको सवाई का टाइटल दिया था। टाइटल किसने दिया था? औरंगजेब ने। याद रखना है कि सवाई जय सिंह को टाइटल दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। ये बिलोंग करते थे कछवाहा राजपूत डायनेस्टी से, तो ही वाज कछवाहा राजपूत राय, ठीक है। एंड इनका जो किंगडम था अम्बेर में था। फिर बाद में इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र कर लिया था जयपुर में, ठीक है। तो इन्होंने और भी टाइटल लिए थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराज सवाई बोलते हैं इनको, राज राजेश्वर, श्री राजधिराज,
दैन श्रीमद ए राजा ए हिंद, श्रीमद ए राजा ए हिंद, इन्होंने ये टाइटल भी लिए थे जय सिंह सेकंड ने। एंड इनको सवाई जय सिंह सेकंड ऑफ जयपुर में कहा जाता है क्योंकि इनकी कैपिटल पहले अम्बेर थी, फिर जयपुर में इन्होंने ट्रांसफ़र कर ली थी। तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था सिटी ऑफ जयपुर इन 1727 1727 के अंदर जयपुर को एस्टेब्लिश किया गया था। इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। कहाँ कहाँ पे बनवाई थी? दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, वाराणसी के अंदर, उज्जैन के अंदर एंड मथुरा के अंदर। तो 5 बनाई थी, 5 की लोकेशन याद होनी चाहिए। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी या फिर जंतर मंतर जो जय सिंह सेकंड ने बनाए हैं, सेकंड ने, ठीक है। और इन्होंने ट्रांसलेट करवाया था यूक्लिड्स, एक मैथमेटिशियन हुए थे। यूक्लिड्स की एक बुक थी एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, तो इनको मैथमेटिक्स में काफ़ी रुचि थी एंड इसलिए इनको इस बुक को एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को इन्होंने ट्रांसलेट करवाया था संस्कृत में। तो नेक्स्ट इज बल्ली यात्रा या बाली यात्रा, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि बाली यात्रा है ये। जो बाली होता है, बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, एक आइलैंड है। तो इंडोनेशिया के बाली है, सुमात्रा है, जावा है, वो आइलैंड्स हैं। बोर्नियो आइलैंड इंडोनेशिया के हिस्से हैं। तो यहाँ से क्या है, बाली यात्रा में क्या करते हैं, बाली की यात्रा की जाती है। एंड तो इसमें क्या है, इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट में कंट्री, जो वेस्ट उड़ीसा वाली कोस्ट है, कटक कोस्ट है, तो वहाँ से लोग क्या है, बाली में जाते हैं। हमारा जो एंशियंट रिलेशन रहा है साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में एंशियंट टाइम से ही रिलेशन रहा है, तो उसी को ये सेलिब्रेट करते हुए ये यात्रा निकालते हैं ये लोग। तो बाली यात्रा लिटरली मीन्स, बाली यात्रा का मतलब क्या होता है, वॉयज टू बाली, तो वहाँ पे जाना होता है, वो बोट लेके जाते हैं एंड उसको जो बोट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोट बंदना बोलते हैं वो लोग। एंड ये एक कंट्री का लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर है एंड ये बोट से ले जाते हैं यहाँ पे। कटक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कराता है इसको, कटक में, उड़ीसा के कटक में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाली यात्रा को, ठीक है। एंड यहाँ पे कलिंगा से मॉडर्न डे एंशिएंट कलिंगा यानी कि टुडे का उड़ीसा है, उड़ीसा और बाली के बीच में संबंध हुआ करते थे, रिलेशनशिप हुआ करते थे, तो उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं 2000 साल पुराने रिलेशंस। इसको, ये जो यात्रा है वो कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होती है। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि फुल मून नाइट है कार्तिक मंथ की। एंड यहाँ पे ये लोग हैं वो पोर्ट्स, बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी पोर्ट से यात्रा निकालते हैं ये लोग। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है सदवाज। सदवाज क्या थे? ट्रेडर्स थे। तो ये याद रखना है कि सदवाज क्या है, ट्रेडर्स हैं। एंड तो ये वॉयस करते हैं, वहाँ की बाली जाते हैं ये लोग एंड यहाँ पे फिर वो खूब मज़े करते हैं, दैन फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। एंड फिर ये इस दिन क्या है, बाली यात्रा को जो पूर्णिमा को है, कार्तिक की पूर्णिमा को, ये लोग जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह भी खरीदते हैं, जैसे अपने वाहन है, व्हीकल है, नई खरीदारी भी करते हैं, ज्वेलरी, गोल्ड है, वो इस दिन को ये ऑस्पियस मानते हैं। ठीक, ये सेलिब्रेट करते हैं बोट बंदना। बोट बंदना क्या होती है? वॉरशिपिंग ऑफ बोट, बोट की वॉरशिपिंग करते हैं बोट बंदना, यानी कि बोट की वंदना कर रहे हैं, तो बोट की वॉरशिपिंग करते हैं। बोट लेके वो वहाँ से जाते भी हैं, तो निकालते हैं फेरी। तो ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉमर्शियल डायमेंशन है इसकी, ये लोग खरीदते हैं। जैसे कि हम दिवाली पे खरीदते हैं ना, दिवाली से 1-2 दिन पहले क्या आता है, एक फेस्टिवल आता है ना, उस पर हम लोग खरीदते हैं। धनतेरस पे खरीदते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे खरीदते हैं। तो कुछ एक पोर्ट्स हैं, ताम्रलिप्ति है जो कलिंगा टाइम की पोर्ट है, एंशिएंट पोर्ट है, ताम्रलिप्ति है, मनिकपटना है, देन पल्लूर है, पिथांडू है, ये क्या है, चेलियाटालू है, चेलिटालो, ठीक है। ताम्रलिप्ति, मनिकपट्टनम, चेलिटालो, पालूर, पिठांडू, ये क्या है, एंशिएंट पोर्ट हैं। ये पूछा गया था, ये नाम दे के पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है पोर्ट से रिलेटेड कि ये विच दीज आर व्हाट, ये क्या चीज़ है, तो ये इतना ही चूज़ करना था कि उनमें से ये पोर्ट है, ये बताना था। तो इसमें ट्रेड लिंक रहे हैं। बोर्नियो को, इंडोनेशिया को पहले क्या बोला जाता था, स्वर्ण द्वीप बोला जाता था, गोल्डन द्वीप, स्वर्ण द्वीप, ठीक है। एंड कालिदास ने क्या कहा है, एक फैक्ट है कि कालिदास ने ये कहा है, कालिदास की एक बुक है रघुवंशा, उसमें उन्होंने जो किंग है, कलिंगा का किंग है, कलिंगा का किंग है, उसको बोला गया है लॉर्ड ऑफ सी, उसको लॉर्ड ऑफ सी बोला गया है, ठीक है। एंड तो ऐसी जो इंडिया के अंदर, कटक के अंदर, ये कलिंगा वाले रीजन के अंदर ये यात्रा निकालते हैं, मरी टाइम जो मरी टाइम हिस्ट्री है हमारी, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह से एक बाली के लोग भी क्या है, वो अपना सेलिब्रेट करते हैं, जो एंशिएंट जो मरी टाइम ग्लोरी है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तब ये लोग वहाँ पे क्या है, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको बोलते हैं, बाली वालों को क्या बोलते हैं, मसाका पान के टुकड़, मसाका पान के टुकड़ ये फेस्टिवल है, ये बाली में सेलिब्रेट किया जाता है। एक जैसा ये बाली यात्रा है हमारा, वैसा ही उनका है, ठीक है। दैन वंगाला फेस्टिवल,
नेक्स्ट इज वंगाला फेस्टिवल, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय के अंदर। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सेलिब्रेट करता है? गारो कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है। एंड इसको वंगाला फेस्टिवल को कहा जाता है 100 ड्रम्स का फेस्टिवल भी बोला जाता है इसको, 100 ड्रम का फेस्टिवल। ये जब विंटर आती है तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। एंड इसमें ये जो फर्टिलिटी का गॉड होता है सालजोंग, सालजोंग क्या होता है? इनकी पूजा की जाती है। सालजोंग द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी, इनकी पूजा की जाती है सालजोंग की, ठीक है। एंड तो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, रुगाला एंड ककात। ककात रुगाला एंड कोगात होती है। तो ये उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को गारोज की वो सेलिब्रेट करने के लिए ये वंगाला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग दो लाइनें बनाते हैं, एक में मेल की लाइन होती है, दूसरे में फीमेल की लाइन होती है। तो ये फिर यहाँ से इधर से ढोल वोल बजाते हैं, तो ड्रम्स को बीटते हैं, डांस भी करते हैं, ठीक है। तो मैन बीट दी ड्रम्स लाइन्स, फिर उसके बाद में ये मूव करती है, ठीक है। लाइन ऑर्केस्ट्रा भी, गाने वाने भी गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट इतना ही है कि ये वंगाला फेस्टिवल है, इसको 100 डे का फेस्टिवल बोलते हैं। मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है, गारो कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यहाँ पे किसकी पूजा होती है? सालजोंग गॉड की फेस्टिवल होती है। विंटर के ऑनसेट पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज तिरुपति के अंदर जो मेगालिथिक परियल है, उनकी साइट, उनकी जो दशा है वो काफ़ी ख़राब है, वो नेग्लेक्ट की दिशा में है। तो तिरुपति में क्या है? मेगालिथिक परियल है। तो मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथिक एक स्टोन होता है जिससे कि प्राचीन प्री हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो इट इज़ ए स्टोन होता है मेगालिथ। एंड यहाँ पे क्या है? एंथ्रोमॉर्फिक साइट्स है ये। तो यहाँ पे एंथ्रोमॉर्फिक साइट है, यानी कि एंथ्रोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो साइट है वहाँ पे ह्यूमन फॉर्म की जो है आकृतियाँ बनाई गई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन्स को ड्रा किया गया है। यहाँ पे इमेजेस, पेंटिंग वगैरह बनाई गई है। तो यहाँ पे ये इनको पेंटिंग को बनाया गया है, पांडवास की याद में बनाया गया है। तो उसकी एक साइट है यहाँ पे, उसको बोलते हैं पांडवा गुल्लू और पंडवालू बंदा बोलते हैं, पंडवा गुल्लू और पांडवालू बंदा। तो यहाँ से नाम से समझ जाओगे तो किससे रिलेटेड है? या पांडवास से रिलेटेड है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? तिरुपति के आसपास लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है ये साइट, मेगालिथिक परियल साइट है, ठीक है। इसके बारे में और तो पढ़ सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है पढ़ना। दैन नेक्स्ट इज जानकी अमाल। तो जानकी अमाल कौन थी? इनका जो पूरा नाम है जानकी अमाल का क्या है? एदावलत कक्कत जानकी अमाल इनका पूरा नाम है। एंड ये इंडिया की पहली वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी की थी बॉटनिकल साइंस में। तो बॉटनी से पीएचडी करने वाली पहली महिला है जानकी अमाल। तो इनको नेहरू जी ने जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसको रिनोवेट करने का काम दिया गया था 1951 में, ठीक है। रीऑर्गेनाइज करने का काम दिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद में। बॉटनिकल सर्वे को इन्होंने हेड किया था जानकी अमाल, ठीक है। एंड इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, एक मूवमेंट था सेव दी साइलेंट वैली मूवमेंट। तो इसके अंदर क्या है कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बनाया गया था, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था, जिसके कारण क्या है साइलेंट वैली नेशनल पार्क में फ्लड आ रही थी। तो उसको सेव करने के लिए यहाँ पे उन लोगों ने कुछ मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें जानकी अमाल ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये पहली महिला है बॉटनी से पीएचडी करने वाली। इन्होंने जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, इवोल्यूशन में भी अपना योगदान दिया है। स्वीट शुगर की वैरायटी के लिए भी इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट इज लचित बोरफुकान। तो लचित बोरफुकान इन भाई साहब की अभी क्या है 400वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आसाम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लचित बोरफुकान आसाम में, ठीक है। एंड इनका जो सेलिब्रेशन हुआ था 400वीं बर्थ एनिवर्सरी पे न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। एंड ये 1622 में जन्मे थे। एंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ सराय घाट में। तो बैटल ऑफ सराय घाट में अहोम किंगडम को लीड किया था, अहोम किंगडम की आर्मी थी उनको इन्होंने लीड किया था, ठीक है। तो बैटल ऑफ सराय घाट किसके बीच में हुई थी? मुगल्स के साथ ये बैटल हुई थी, अहोम किंगडम की मुगल के साथ लड़ाई हुई थी। एंड तब मुगल को लीड कर रहे थे, मुगल आर्मी थी उनको लीड कर रहा था कछवा राजा यानी कि कछवा राजपूत का राजा था राम सिंह वन। तो राम सिंह वन लीड कर रहे थे इधर से, एंड दूसरी तरफ से लचित बोरफुकान अहोम किंगडम को लीड कर रहे थे। तो ये जो एक्सपर्ट थे गुरिल्ला वारफेयर में, ये एक्सपर्ट थे। एंड ये जो बैटल है वो नेवल जो बैटल है वो लड़ी गई थी
इसमें नेवी का भी यूज़ किया गया था। एंड यहाँ से ये गुरिल्ला वारफेयर में एक्सपर्ट थे, जिसके कारण इन्होंने हरा दिया था, मुगल्स की आर्मी को हरा दिया था। तो यहाँ से ये अहोम किंगडम जीत गए थे। इनकी आर्मी छोटी थी लेकिन फिर भी ये जीत गए थे। बैटल ऑफ सरायघाट में अहोम किंगडम की जीत होती है। एंड ये कहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी? 1671 में, 1671 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था, 1671 के अंदर। एंड ये गुवाहाटी के पास ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें मुगल्स हार गए थे। ठीक है, गुरिल्ला टेक्निक से हार गए थे, इन्होंने अडॉप्ट की थी। एंड तो इन्होंने नेवी का भी यूज किया था। एंड इसलिए हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में इनके लचित बोरफुकान का नाम का एक मेडल भी दिया जाता है। नेशनल हमारी जो डिफेंस एकेडमी है 1999 के बाद से हम इनके नाम पे मेडल भी दिए जाते हैं। तो असम गवर्नमेंट है वो इनको प्रमोट कर रही है। जैसे कि शिवाजी गुरिल्ला वारफेयर में एक्सपर्ट थे मराठा साम्राज्य के अंडर में, मराठा साम्राज्य में, तो मराठाओं में शिवाजी थे, तो उसी तरह से उनको प्रमोट कर रही है ये असम की सरकार। उनको अपना गौरव बना के दिखाना चाहती है कि ये इतने ताकतवर थे। ठीक है, तो इनके नाम पे सेलिब्रेशन भी किए गए थे। ठीक है, फिर जो अहोम डायनेस्टी थी, तो अहोम डायनेस्टी काफ़ी टाइम तक रूल किया था। इन लोगों ने 600 साल तक रूल किया था। एंड 13वीं से लेके 19th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया है। 13 से 19th सेंचुरी तो काफ़ी शानदार डायनेस्टी रही है असम के अंदर। ब्रह्मपुत्रा वैली में काफ़ी फर्टाइल रीजन भी था नॉर्थ ईस्ट का ये। तो ये कन्फ्लिक्ट विद मुगल 1615 से 1682 के बीच में इनका मुगलों के साथ लड़ाई भी रही थी, परंतु इन्होंने हरा भी दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसको डेडिकेटेड है? नंद प्रभु कैंपगेवड़ा। तो ये नंद प्रभु कैंपगेवड़ा का एक स्टेचू बनाया गया है, जिसको बोला गया है स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये कहाँ पे बनाया गया है? बेंगलोर में बनाया गया है। तो बेंगलोर में, ठीक है। तो नंद प्रभु कैंपगेवड़ा ने बेंगलोर सिटी को एस्टेब्लिश किया था, तो इसलिए उनका स्टेचू बनाया गया है। इन्होंने नंद प्रभु कैंपगेवड़ा ने बेंगलोर में बहुत सारी लेक भी बनवाई थी। एंड ये कौन थे? ये 16th सेंचुरी के विजयनगर एम्पायर के एक चिफेटियन थे, यानी कि उनमें से राजा के नीचे बहुत सारे चिफेटियन होते हैं, तो उनके अंडर एक थे। एंड इन्होंने क्या है फिर बेंगलुरु सिटी को बनाया था। ये बिलोंग करते थे, नंद प्रभु कैंपगेवड़ा वोक्कलिंगा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कर्नाटक में। एंड वोक्कलिंगा कम्युनिटी क्या है? एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती है। एंड इन्होंने बेंगलोर फोर्ट का भी निर्माण करवाया है। बेंगलोर फोर्ट तो 1000 लेक्स के करीब बनाई थी सिटी के अंदर, ठीक है। एंड इन्होंने एक जो बहुत ही बुरी प्रथा थी कि फीमेल्स की पहले क्या है लेफ्ट हैंड की फिंगर को काट दिया जाता था पहले। जो अनमेरिड वुमेन थी उनकी लेफ्ट हैंड की फिंगर को एक कस्टम के दौरान काट दिया जाता था। मंदिर में कह सकते हैं हम लोग कि वो वहाँ पे अर्पण कर देती थी। तो इस प्रैक्टिस को इन्होंने क्या है इस कस्टम को बंद करवाया था। इनको अबॉलिश करवाने का क्रेडिट है वो कैंपगेवड़ा साहब को जाता है। तो ये प्रैक्टिस क्या थी? बंदी देवारू के अंदर इनकी लेफ्ट हैंड की फिंगर काट दी जाती थी। एंड इन्होंने क्या है एक यक्षगान प्ले भी लिखा है, जो कि तेलुगु लैंग्वेज है उसके अंदर लिखा गया है, जिसका नाम क्या है इनका? गंगा गौरी विलास। तो गंगा गौरी विलास इनका एक प्ले भी है, गंगा गौरी विलास। तो ये इनका एक यक्षगान प्ले है, तेलुगु में लिखा गया है। किसका? कैंपगेवड़ा साहब का। ये था हमारा राइटिंग कंप्लीट हो गया। हाँ, ये आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन था 5-6 महीने का, हमने कवर कर लिया है। अब आप पढ़ सकते हो आराम से। धन्यवाद।